इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने पैरामीटर वन के बारे में देखा, जो शिक्षण का स्वरूप था, किस प्रकार के स्वरूप से इन्हें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसमें संदर्भ है पैरामीटर टू के अंतर्गत, तो इसे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। संदर्भ विश्लेषण उस परिवेश का विश्लेषण करने की एक विधि है जिसमें एक आईसीटी समर्थ कृत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। संदर्भ विश्लेषण शिक्षण अधिगम की स्थिति के पूरे परिवेश पर विचार करता है। निम्नलिखित बातों पर विचार करें। नंबर 1, स्कूल में आईसीटी की कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्कूल का सहायक तंत्र आईसीटी का उपयोग करने के लिए कितना प्रेरित करता है। शिक्षकों के पास कौन कौन सी आईसीटी दक्षताएं हैं। क्या सभी विद्यार्थी आईसीटी का उपयोग कर सकते हैं। क्या उपलब्ध सुविधाओं और विद्यार्थियों की विशेषताओं के आधार पर आईसीटी उपकरण चुने गए हैं। कक्षा के माहौल का विश्लेषण करते समय बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन दोनों पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बुनियादी ढांचे के अंतर्गत कक्षा का सामान्य ढांचा आता है, जैसे बिजली, प्रक्षेपण प्रणाली यानी कि प्रोजेक्शन सिस्टम, इंटरनेट, प्रिंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट आदि की उपलब्धता। मानव संसाधन से आशय है शिक्षकों, तकनीक जानकारों की उपलब्धता, आईसीटी को ठीक तरह से समझा पाने में शिक्षक की योग्यता आदि। और इसमें जो गतिविधि है वो है, आइए एक परिदृश्य पर विचार करें जहां छात्र छात्रा कोरोना जैसी कुछ महामारी के कारण सामान्य शिक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इस संदर्भ में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, ऑनलाइन मोड में शिक्षण, सीखने, मूल्यांकन को आंशिक रूप से ऑनलाइन या टीवी और रेडियो जैसे पूर्ण ऑफलाइन मोड में जारी रखने में मदद कर सकता है। लेकिन योजना बनाते समय सोचा जाने वाले कुछ प्रश्न हैं, जैसे शिक्षकों और छात्रों के बीच क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऑनलाइन कक्षा से शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों की डिजिटल योग्यता को वास्तव में क्या लाभ होगा। डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हुए भी विविधता को कैसे संबोधित किया जा सकता है। शिक्षक के लिए संदर्भ को ध्यान में रखते हुए मध्यवर्तन की योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक को सीखने वाले को यह भी समझाना होगा कि वह अपने सीखने की व्यापकता का विस्तार करने के लिए उपयुक्त विधि और आईसीटी उपकरणों संसाधनों का चयन कैसे करें। आईसीटी का उपयोग करने के लिए शिक्षार्थी के 4 आयाम हैं जिन्हें समझने की आवश्यकता है। ये आयाम निम्न हैं: जनसांख्यिकी, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक, भाषात्मक और सामाजिक। तो ये 5 यहाँ पर शिक्षार्थी के बारे में विचार करने वाले मापदंड हैं। नंबर 1, जनसंख्या की बात की गई है। तो जनसंख्या में यहाँ पे क्या है कि शिक्षक कक्षा के आकार, आय के संदर्भ में विभिन्नता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, जेंडर, हाशियाकरण, भौगोलिक स्थिति और उपलब्धता, तकनीक, सुगमता पर विचार करता है। संज्ञानात्मक और पूर्व ज्ञान की बात करें तो शैक्षिक स्तर, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, अनिवार्य ज्ञान और अनुभव और सीखने की शैली, डिजिटल साक्षरता का स्तर, संज्ञानात्मक क्षमता। नंबर 3, भावनात्मक सामाजिक की बात करें तो शिक्षण और अधिगम, ऑनलाइन शिक्षण के वातावरण, स्वयं के प्रति सोच, प्रेरक स्तर, पारस्परिक संबंध और जिन क्षेत्रों में उसकी रुचि है के बारे में अपने स्वयं के दृष्टिकोण पर आत्मविश्लेषण कर सकते हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करते समय इन सब बातों पर भी गौर किया जा सकता है। नंबर 4 है दैहिक। तो शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की सामान्य शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य और विशेष ज़रूरतों के बारे में पता हो सकता है। इस तरह की जागरूकता से उसे यह तय करने में मदद मिलेगी कि किस तरह की चिकित्सा और उपचार करवाने का सुझाव दिया जाना चाहिए और किन सहायक तकनीकों को अपनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति पर विचार करें जहां केवल 2G नेटवर्क हैं और केवल कुछ छात्रों के पास कंप्यूटर हैं। स्थितियों के दौरान जहां ऑनलाइन शिक्षा को एकमात्र समाधान के रूप में देखा जाता है, क्या शिक्षा जारी रखने के लिए केवल एक संसाधन या समाधान हो सकता है। शिक्षार्थियों के संदर्भ में ध्यान में रखते हुए हस्तक्षेप की योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि प्रसारण और टेलीकास्ट सिस्टम का उपयोग सीखने वालों को संबोधित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्गीकृत करने के बजाय किया जा सकता है। उदाहरण के लिए दृष्टिबाधित छात्रों में शैक्षिक संसाधन प्रदान करते समय जानकारी को उस तक पहुंचाने में टेक्स्ट टू स्पीच जैसे कई आईसीटी उपकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसाधनों को सभी के लिए उपलब्ध कराने और उन्हें मुफ्त में प्रदान करने के
निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को भी उनका उपयोग करने के अवसर मिलते हैं। इस प्रकार की समझ से शिक्षार्थी को उचित आईसीटी का चयन करने में मदद मिलती है और कक्षा को सभी के अनुरूप बनाया जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पे क्या करना होगा, विचार करें। उसके बाद में 2 शिक्षक लें, जिसके यूट्यूब पर इसका ये जो वेबसाइट दी गई है, यूट्यूब का लिंक दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं, या यहाँ से स्कैन करने के बाद वीडियो को देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या किस बारे में दिए गए, 2 शिक्षकों के बारे में दिया गया, इन दोनों स्कूलों में शिक्षार्थियों की विशेषताओं में क्या अंतर है, और उसके बाद में आईसीटी सुविधाओं के संदर्भ में इन दोनों स्कूलों में क्या अंतर है, क्या इन स्कूलों में आईसीटी के हस्तक्षेप में कोई अंतर है, क्या, क्यों, तो इस बारे में चर्चा करनी है। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि ये लिंक आप अपने मोबाइल में क्या करें, वहाँ से स्क्रीनशॉट ज़रूर डाल लें। तो स्क्रीनशॉट यदि आप डाल लेंगे तो इससे क्या होगा कि आप वीडियो देखेंगे, और जब वीडियो आप देखेंगे तो आप उस चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे जो गतिविधि है 4 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्वयं करें। तो ये जो गतिविधि 4 में स्वयं करने की बात है, तो इसके बारे में पहले हम लोग पढ़ें, उसके बाद में स्वयं करके ज़रूर देखें। कोविड-19 स्थिति के ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों को सूचीबद्ध करने का प्रयास करें। आईसीटी ने इन स्थिति के समाधान के लिए कुछ समाधानों जैसे अखबारों, पत्रिकाओं आदि के बारे में भी सोचा या खोजा। अपने विद्यालय कक्षा के लिए इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस पर योजना बनाएं। और इसके बाद में स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें गतिविधि 3 है, उसको देखेंगे। सूचना और इसको अब यहाँ पे पैरामीटर 3 है, जिसके में शिक्षण अधिगम की पद्धति के बारे में बताया गया है। इसको भी हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो विचार करें, शिक्षण अधिगम की विभिन्न तरीकों के क्रियान्वयन में आईसीटी कैसे सहयोग देता है। विशिष्ट विषयों के शिक्षण और अधिगम के लिए कौन से नवीन और एकीकृत तरीके हैं जिन्हें आईसीटी में समाहित किया जा सकता है। आईसीटी उपकरण मीडिया केवल तभी कारगर साबित होते हैं जब इसका उपयोग विषय वस्तु और शिक्षण अधिगम पद्धति के साथ उचित रूप से किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि शिक्षक धातुओं और अधातुओं की अवधारणा को सिखाना चाहता है तो उसके संदर्भ के अनुसार किसी एक पद्धति को चुना जा सकता है। एक तरीका यह भी हो सकता है कि एक समूह गतिविधि द्वारा रखी गई वस्तुओं के बीच तुलना और अंतर कराकर और अग्रलिखित चरणों का पालन करते हुए धातु एवं अधातु को परिभाषित किया जाए। कक्षा में धातु जैसे स्टेपलर पेन, सोने की अंगूठी, और अधातु में जैसे प्लास्टिक के चम्मच, लकड़ी के ब्लॉक से बनी वस्तुओं को दिखाया जा सकता है। धातुओं के अनिवार्य जैसे ठोस प्रकृति, बिजली का संभाग, और गैर अनिवार्य में आकार और रंग विशेषताओं का अनुमान लगाने के लिए इसके गुणों की तुलना व अंतर करें। जो गुण दिखाई दें उसके आधार पर धातुओं और अधातुओं को परिभाषित करें। परिभाषा के आधार पर और भी उदाहरण जैसे लोहा, तांबा, जो उदाहरण नहीं है जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, विपरीत उदाहरण जैसे पारा, और भी दें। गतिविधि 1 में चुने गए विषयों के आधार पर उपयुक्त शिक्षण विधियों की पहचान करें और शिक्षण की उस पद्धति को चुनने की औचित्य के बारे में भी सोचें। तो इस प्रकार से हमने पैरामीटर 3 तक का इस वीडियो में प्रशिक्षण किया। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे। इस वीडियो तक धन्यवाद।